MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो, ये भारत की बात है और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। और दर्शकों, आज की पहली खबर मैं आपको बताऊं उससे पहले कुछ तस्वीर दिखाना चाहता हूं। ये तस्वीर दुश्मन देश पाकिस्तान को देख लेनी चाहिए। ये लोंगेवाला बॉर्डर और भारत की तैयारी देखिए कैसी है। फुल फ्रेम दिखाइए इसे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं आज। माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये दर्शकों, आपने तस्वीर देखी, इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आप इन दोनों को देखिए। ये चेहरे जो मुंह छिपाए खड़े हुए हैं, ये आपके शहर में धमाके के लिए आए थे। ये मॉल में रेकी कर रहे थे, ये भीड़ भाड़ वाली जगह पर रेकी कर रहे थे, लेकिन कैसे इन्हें पकड़ा गया है और ये किसके गुर्गे हैं आगे आपको बताऊंगा। और इधर एक और तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। पाकिस्तानी सैनिकों को लगातार अफगान और टीटीपी के लड़ाके मौत की नींद सुला रहे हैं। एक और हमला आज किया गया। तो आज की 3 तस्वीरें आपने देखी, लेकिन आज की पहली खबर की ओर रुख करेंगे जो आपसे जुड़ी हुई है। बॉर्डर पर ऑपरेशन प्रलय, लेकिन देश के अंदर धमाके की साजिश की जा रही है। दर्शकों, आपको सावधान रहना होगा और यह खबर देखनी ही होगी। तस्वीर दिखाइए, ये आप देखिए। भारत पूरी तरह से तैयार है, भारत के सैनिक तैयार हैं, टैंक का मूवमेंट भी देखा जा रहा है। दिखाइए जरा फुल फ्रेम। आगे वाली वो पहला। ये जैसलमेर बॉर्डर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। जमीन से आसमान तक भारत ने बता दिया, किसी भी साजिश, किसी भी आतंकी हमले के लिए भारतीय सेना तैयार है। देख रहे हैं आप, आसमान में भी आज ड्रिल की गई है। अब मैं आपको दिखाता हूं दुर्गम इलाकों के लिए। देख रहे हैं आप, सेना पूरी तरह से तैयार है। मौसम कैसा भी हो, अगर आतंकी साजिश होगी तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। अब दर्शकों, हम क्यों कह रहे हैं युद्ध की तैयारी शुरू? क्योंकि यह आतंकवाद के खिलाफ युद्ध है भारत का, और इसके लिए आप देख रहे हैं रोबो डॉग्स भी तैयार हो गए। ये वो टेक्नोलॉजी है भारत की जो किसी भी योद्धा से कम नहीं है, और इसलिए इन्हें रोबोट योद्धा नाम दिया गया है। लेकिन दर्शकों, आपको बता दूं, आतंक के खिलाफ भारत ने कह दिया है, अगर पाकिस्तान की तरफ से, आतंकियों की तरफ से गुस्ताखी हुई तो माफ नहीं किया जाएगा। और इसलिए आज जवानों का हौसला रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बढ़ाया। तस्वीरें आपके सामने। और ये आज इंडियन एयरफोर्स ने भी बता दिया, यानी रक्षा मंत्री पहुंचे जमीन पर लोंगेवाला, और आज एयरफोर्स ने भी संदेश साफ दे दिया है कि अगर भारत में आतंकी हमले की साजिश की जाएगी तो उसे बदला लिया जाएगा। देश की राजधानी दिल्ली में बारूदी साजिश सीमा पार से रची जा रही है। मसूद हाफिज के आत्मघाती तारों के नीचे से दिल्ली में धमाके का प्लान बना रहे थे, जिसका विस्फोटक खुलासा बेहद हैरान करने वाला है। कई जगहों की रेकी करके 2 जगह ऑलमोस्ट फाइनलाइज कर ली थी, जहां पे हेवी फुटफॉल एरिया जिसे कह सकते हैं हम, एक पब्लिक पार्क था और एक मॉल था जो उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया था।
ये आईडी बनाने के प्रोसेस में थे। इन्होंने उसके लिए मटेरियल इकट्ठा करना शुरू किया था। इधर रक्षा मंत्री को हिंदुस्तान में दहशतगर्दी के प्लान की भनक क्या लगी? हिंद के योद्धा बॉर्डर पर हरकत में आ गए। फौरन राजनाथ इंडो पाक बॉर्डर पहुंचे और आतंकी मुल्क पाकिस्तान को बता दिया कि भारत की सेना तैयार है। यानी हिंदुस्तान में एक भी आतंकी हमले का बदला पाकिस्तान के लिए प्रलयकारी होने वाला है। और मैं उन आतंकियों को और पाकिस्तान को आज तस्वीर दिखाना चाहता हूं। जो आतंकी भेजे गए थे वो अब एजेंसीज की गिरफ्त में आ गए। यही थे वो दो जो हमला करने के लिए आए थे। दर्शकों, आपके शहर में धमाके की साजिश थी, लेकिन कैसे ये धमाका करने वाले थे और कैसे पकड़ा गया है, आइए जरा आपको विस्तार से समझाता हूं। दिल्ली में आतंकी बहुत बड़ा हमला करने वाले थे। दर्शकों, आईसिस आतंकियों के निशाने पर मॉल, पार्क और भीड़ भाड़ वाली जगह थी, जहां ये शरीर में बम बांधकर ठीक इसी तरह से धमाके की साजिश कर रहे थे। इनका मकसद भीड़ भाड़ वाले इलाकों में हमला करने का था। आपको जानकारी दे रहा हूं, सुरक्षा एजेंसियों ने नापाक प्लान को फेल कर दिया है। दर्शकों, पुलिस फोर्स ने एक आतंकी को साउथ दिल्ली से गिरफ्तार किया गया, जिनका फोटो मैं आपको दिखा रहा हूं। दूसरा आतंकी मध्य प्रदेश के भोपाल से गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में खुलासा हुआ यह आतंकी आईईडी ब्लास्ट करने वाले थे और ब्लास्ट की योजना को अंतिम चरण में अंजाम देने की तैयारी में थे। सोचिए आप, इसके अलावा आतंकी फिदाइन अटैक में भी ट्रेनिंग इन्होंने ली थी, क्योंकि इनके पास से टाइमर और आईईडी के दस्तावेज मिले हैं। ये दोनों आतंकी सीरिया के एक हैंडलर के संपर्क में थे। दर्शकों, इनके पास से आईसिस का वीडियो और ड्रेस भी मिली है। बड़ी बात आपको बता रहा हूं, दोनों की उम्र 20 से 21 साल है। सोचिए जरा, जो दिल्ली में नापाक प्लान को अंजाम देने ही वाले थे, लेकिन उससे पहले दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसका सीधा मतलब यह है दर्शकों कि भारत में आतंकी बौखलाए हुए हैं, हमले करने की साजिश कर रहे हैं, लेकिन कैसे उन्हें पकड़ा गया सुनवाता हूं आपको। दो लोग, एक अदनान खान जो कि अबू मुहरिब के नाम से भी जाना जाता है अपने सर्कल में, ये सादिक नगर दिल्ली का रहने वाला है। और इसके साथ दूसरा एक अदनान खान करौन भोपाल का रहने वाला है, 21 साल का है। ये दोनों गिरफ्तार किए गए। इन्होंने दिल्ली में, साउथ दिल्ली में एक कई जगहों की रेकी करके 2 जगह ऑलमोस्ट फाइनलाइज कर ली थी। एक पब्लिक पार्क था और एक मॉल था जो इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया था। ये आईडी बनाने के प्रोसेस में थे। इन्होंने उसके लिए मटेरियल इकट्ठा करना शुरू किया था। टाइमर के लिए इन्होंने घड़ी वगैरह खरीद ली थी, प्लस इनके पास से वो इंक्रीमेंटिंग मटेरियल मिला है। चूँकि ये अलार्मिंग था, फेस्टिवल पीरियड था जिसमें ये कैरी आउट कर रहे थे, इसीलिए इमीडिएटली इन पर रेड की गई और इनको अरेस्ट किया गया ताकि ये अपने मंसूबों में सक्सेसफुल ना हो सके। अब दर्शकों, पिछले 3 दिन से मैं आपको खबर दे रहा हूं कि पाकिस्तान भारत के ऊपर हमले की साजिश रच रहा है। और उसका एक उदाहरण हमें देखने को मिला था अमृतसर, जहां से आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था। और आप सोचिए, 3 दिन पहले गिरफ्तारी हुई है। अगली तस्वीर में आपको दिखाता हूं। ये मसूद और हाफिज ये बौखला गए हैं। ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पर हमला करना चाहते हैं और इसके लिए इनकी तैयारी क्या है, ये आतंकी भेज रहा है। दूसरी तरफ तैयारी क्या दिखाई, अगली तस्वीर। पाकिस्तान आत्मघाती हमले की ट्रेनिंग, जैसे दिल्ली में आतंकी हमला करना चाहते थे, वैसी ही ट्रेनिंग आतंकवादियों को दी जा रही। यानी मसूद और हाफिज पूरी तरह से प्लान बना रहे हैं कि भारत पर हमला करें, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनका प्लान सामने आ गया है। दर्शकों, पाकिस्तान में आतंकी संगठन काफी सक्रिय हो गए हैं। मुनीर की शय पर जैश आतंकियों की भर्ती की जा रही है। अब तक करीब 1500 आतंकी जैश में शामिल हो चुके हैं दर्शकों, और इन आतंकियों को आत्मघाती हमले की ट्रेनिंग दी जा रही है। दरअसल फिदाइन हमले सुनियोजित और घातक होते हैं। इनमें हमलावर अपनी जान गंवाने के लिए भी तैयार रहता है। इन हमलों के लिए विशेष ट्रेनिंग होती है, जैसा आप देख रहे हैं। इसके लिए खासकर कट्टरपंथी विचारधारा ब्रेन वॉश किया जाता है, फिर चुना जाता है, जिसका ब्रेन वॉश कर उसको बदले के लिए उकसाया जाता है। जैश अपने आतंकी कैंप में कुछ ऐसी ही क्लासेस चला रहा है। वहां ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर भड़काया जा रहा है। दर्शकों, दावा है कि मारे गए आतंकियों की फैमिली को टारगेट किया गया और अब उसे फिदाइन हमले के लिए तैयार किया जा रहा है। अंदाजा लगाइए बस आप, ये ऐसी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इनको सीधा जवाब दे दिया है। एक हमला
और सब कुछ खत्म। सुनिए जरा। यह क्षेत्र पाकिस्तान बॉर्डर के पास है, इसलिए बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में तो कभी नहीं आया जा सकता, हमें अलर्ट रहना ही होगा। हालांकि अभी कुछ दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को ठीक ठाक डोज दे दिया गया है। अब कुछ भी हरकत करने से पहले वह 100 बार सोचेगा, और अगर पाकिस्तान ने दोबारा कोई हरकत किया तो उसका परिणाम क्या होगा यह पाकिस्तान को भी अच्छी तरह से पता है। तो क्या पाकिस्तान को फिर से जवाब दिया जाएगा भारत की तरफ से? एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। कैपेबिलिटी डिमॉन्स्ट्रेशन एक्सरसाइज का माननीय राजनाथ सिंह जी ने थार शक्ति नाम से आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस के साथ निरीक्षण किया। इसमें दिखाया गया कि किस तरह से रोबोट, डॉग्स, ड्रोन और एडवांस व्हीकल्स एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करते हैं। राजनाथ जी ने 2-3 पॉइंट पे खास एम्फेसिस दी। पहला तो ग्रे वॉरफेयर जोन, यानी कि पीस और युद्ध के बीच में जो एरिया होता है जिसमें मिलिट्री और नॉन मिलिट्री दोनों तरह के एक्शन लिए जाते हैं। दूसरा, उन्होंने भैरव बटालियन, जिसको क्विक एक्शन के लिए तैयार किया गया है, 20 बटालियन, और दूसरा आशी प्लाटून, यानी कि जो ड्रोन कैपेबिलिटी में माहिर है, इनका इंटीग्रेशन देखा। इससे ये पता लगता है कि ये ऑपरेशन सिंदूर 2 की तैयारी है। और सबसे बड़ी बात यह दर्शकों, पाकिस्तान साजिश रच रहा है, लेकिन अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को एक और स्ट्राइक से दहला दिया है। वो स्ट्राइक है वाटर स्ट्राइक, इसलिए हम कह रहे हैं पाकिस्तान में पानी नहीं, अब खून बहेगा। दिखाइए जरा तस्वीर, ये आप देखिए, पाकिस्तान को पानी नहीं देगा अफगानिस्तान। भारत की मार से परेशान पाकिस्तान अब अफगानिस्तान की मार से बौखला चुका है। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं अफगान के लड़ाके, सुनिए जरा। تر اوسه پورې د افغانستان وګوره دغه سی ولایت محرومه پاتې کېدل چې هغه د افغانستان इधर पानी रोका दर्शकों, और इधर पाकिस्तानी सेना पर हमला। ये मैंने आपको दिखाया था ना, देख रहे हैं आप, ये टीटीपी अफगानिस्तान के साथ मिलकर पाक सेना को खत्म करने की कसम खा चुकी है। हमले में 7 जवानों की मौत हुई है जो पाकिस्तानी सेना के दर्शक। लेकिन आपको बता दूं, पूरी तरह से टीटीपी ने पाक आर्मी पोस्ट पर कब्जा कर लिया है, और यह दावा किया जा रहा है कि यह पोस्ट अब पूरी तरह से टीटीपी के कब्जे में आ गई है। यहां पर पाकिस्तान का कोई भी सैनिक मौजूद नहीं है। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, ये आप देखिए, पाक आर्मी के हथियार तक लूट लिए गए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसी तैयारी की जा रही है अफगानिस्तान की तरफ से, तालिबान की तरफ से। और यही सबसे बड़ी बात है दर्शकों, एक तरफ अफगानिस्तान और टीटीपी पाकिस्तान को बार बार धमका रहे हैं और उसकी सजा भी दे रहे हैं। और एक और जानकारी आ रही है, देख रहे हैं आप, पाक आर्मी लगातार कैसे परेशान हो रही है और पाक आर्मी कैसे उस पर हमले किए जा रहे हैं, उसकी तस्वीर भी मैंने आपको दिखा दी है। लेकिन दर्शकों, अब मैं आपको बताने वाला हूं पाकिस्तान पर कैसे वाटर स्ट्राइक की जा रही है। और आपको जानकारी दे दूं, ये आप देखिए, खैबर अफगान सीमा से सटा हुआ इलाका है जहां पर टीटीपी के लड़ाकों ने कब्जा कर लिया है। दर्शकों, पाकिस्तानी सेना इस इलाके में जान बचा के भाग रही है। और एक इलाका है कुर्रम, यह भी टीटीपी ने पाक आर्मी पर हमला करके कब्जे में लेने की कोशिश की। इस हमले के बाद मुनीर की सेना वहां से भाग गई। दर्शकों, अब कुर्रम पर टीटीपी ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। और उत्तरी वजीरिस्तान में भी टीटीपी के कब्जे की खबर है। कल हमने आपको दिखाया था, यहां भी पाक आर्मी पर जबरदस्त हमला हुआ था। टीटीपी की पकड़ वजीरिस्तान में मजबूत हो गई है। और आपको जानकारी दे रहा हूं, बाजौर में अब टीटीपी लड़ाकों का दबदबा कायम हो गया है। हमले के बाद पाक आर्मी पोस्ट छोड़कर भाग गई है। यहां भी टीटीपी पूरी तरह से कब्जा जमा चुका है। यह तो बात रही बंदूक की ताकत की, लेकिन अब दर्शकों वाटर स्ट्राइक भी की जा रही है। और यह स्ट्राइक भी अफगानिस्तान की तरफ से कैसे पाकिस्तान पर की जा रही है आपको बताता हूं। यह आप देखिए, अब अफगान भी पाक पर पानी स्ट्राइक कर रहा है, वाटर स्ट्राइक।
पानी को रोकने के लिए डैम बनाने की तैयारी है दर्शकों। अखूनजादा जो कुनार नदी पर बांध बनाने का आदेश दे चुके हैं, इसके लिए विदेशी कंपनियों का भी इंतजार नहीं किया जाएगा। खबर है कि अफगान के इस फैसले के पीछे हाल ही में हुआ पाकिस्तान के साथ संघर्ष है, इसलिए हम कह रहे हैं बूंद बूंद तरसेगा पाकिस्तान। कुनार नदी का 70 से 80% पानी पाकिस्तान में जाता है। 480 किलोमीटर लंबी कुनार नदी काबुल नदी में जाकर मिल जाती है। ये काबुल नदी फिर सिंधु नदी में शामिल हो जाती है और अगर अफगान बांध बनाकर कुनार का पानी रोकता है दर्शकों, तो पाकिस्तान बूंद बूंद पानी के लिए मोहताज हो जाएगा। इसका सीधा असर खैबर पख्तूनख्वा पर पड़ेगा। यहाँ के कई इलाके पूरी तरह से कुनार नदी पर ही निर्भर हैं और उन्हें रोकने के लिए अफगानिस्तान पूरी तरह से तैयार है, लेकिन पाकिस्तान में सांसद अब इसके लिए आवाज उठाने लगे। सुनिए जरा क्या कहा जा रहा है। जहां पाकिस्तान इस वक्त महाद जंग पे खड़ा है और इस वक्त गैर संजीदगी देखी जा रही है कि कोई भी जिम्मेदार शख्सियत यहाँ मौजूद नहीं है। हमारे ऐवान में मेरे ख्याल में न तो कोई संजीदगी है, न हुकूमत इसकी तरफ कोई तवज्जो दे रही है और न हमारे मुल्क के इस मखसूस हालात का कोई संजीदगी से नोटिस ले रही है। ये आप देखिए, दिवाली पर जगमगाती रात मध्य प्रदेश में काली रात बन गई। एमपी में लोगों को देसी जुगाड़ से आतिशबाजी करना भारी पड़ गया। कार्बाइड गन से करीब 300 लोगों की आंखों में चोट लगी है। 30 की हालत गंभीर है और इनकी आंखों की रोशनी जा सकती है। सोचिए जरा, अस्पताल में भर्ती मरीजों में ज्यादातर छोटे बच्चे हैं जो ये गन चला रहे थे। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। ग्वालियर और विदिशा में भी मरीज आए, उन्हें भोपाल रेफर किया गया। और मध्य प्रदेश में सरकार से लेकर जिला प्रशासन तक एक्शन में है। कार्बाइड गन के इस्तेमाल और बिक्री पर तुरंत रोक लगा दी गई है। पुलिस ने भारी मात्रा में कार्बाइड गन भी बरामद कर ली है और भोपाल से इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। पूरे मध्य प्रदेश में ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है दर्शकों। सरकार ने कार्बाइड गन से दूर रहने की अपील की है। हम भी आपसे कह रहे हैं दूर रहिए। इस मामले में विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है और सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं जो इस गन से पीड़ित हैं वो क्या कह रहे हैं और जिला प्रशासन कैसे एक्शन ले रहा है, उनका क्या कहना है, दोनों को सुनिए। वो 3-4 दिन चलाई थी तो हम लेके आए थे, वो फिर चले तो 21 तारीख के दिन वो चली नहीं 3-4 बार है, तो हमने ऐसे देख रहे थे उसके मुंह साइड टू चला तो गलती से लाइटर दबा तो पूरा जो उसका प्रेशर रहता आँख पे चला गया। जहाँ आप बगन खरीद के लाई थी, हमने एक बार चलाई थी वो चल गई, फिर दूसरी दाने पे नहीं चली। हमने उसकी लाइटर की चिंगारी झाँक के देखी, फिर वो एकदम से चल गई। गन चला रहे थे, एकदम रिटर्न चल गई थी। वो पाइप वाली गन थी, कार्बेट वाली। उससे प्रसाद लेने जा रहा था तो एक भैया ने ना तो एक बंदूक चला दी थी तो मेरे चेहरे पे आके आँख में लग गई थी कंकर। सर चेक कर रहा था, गन चल नहीं रही थी तो एकदम से लाइटर दबा चल गई वो। सर दिखाई नहीं दे रहा पूरी आँख, दोनों आँखों में, एक आँख में सर। अभी हम लोग जो है जितने भी घायल लोग हैं, जिसमें 10 जैसे अभी रिपोर्टिंग फिगर है 10 लोगों की आंखों में गंभीर क्षति पहुंची बच्चों में, तो उनके बेहतर से बेहतर इलाज, चाहे एयर एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़े या स्वेच्छानुदान से जिस भी राशि की ज़रूरत पड़ेगी उसको कराने के निर्देश दिए। दूसरा पॉइंट है सभी लोगों को सेंसिटाइज करने का कि कोई भी व्यक्ति जो है ऐसा ना करे कि वो लोगों को मतलब ऐसा यूज़ ना करें, क्योंकि ये खतरा है। तीसरा, चूंकि इसका यूज़ इलीगल है इसलिए इस पे जो है कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं। 3 थाना क्षेत्रों में करीब हमने 59 गन्स 59 गन हमने इसमें जब्त किया है। 2 जो आरोपी हैं उनको बॉन्ड ओवर भी किया गया है और उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि उन्होंने सोशल मीडिया पे देख के और अपने घरों पे इस तरह का गन ये बना के और ये बेच रहे थे और जिसके आधार पर उन पर कार्रवाई की गई है और इस तरह के और भी जहां भी हमको जानकारी मिली वहां पर लगातार कार्रवाई इसमें की जा रही है। लेकिन दर्शकों बड़ी बात क्या है, एक तरफ ये कार्बाइड गन जगह जगह बिक रही है, आप देखेंगे सड़क के किनारे बिक रही है। कई जगह पर खबर तो यह है कि इसे आसानी से बनाकर बेचा जा रहा है और गांव गांव तक ये पहुंच गई है दर्शकों। लेकिन दर्शकों आपको सावधान रहना है और इसलिए मैं जानकारी आपको दे रहा हूं क्योंकि हो सकता है कि आपके बच्चे भी जिद कर रहे हो या आप भी फोटो और रील के चक्कर में इस गन को ले आए तो अपनी आंखों की रोशनी से आप 2-4 हो सकते हैं, क्योंकि कार्बाइड गन को बनाना बेहद आसान है। इसे बनाने में पीवीसी पाइप का इस्तेमाल हो रहा है दर्शकों।
पाइप में पानी और कैल्शियम कार्बाइड डालें, दोनों को मिलाने पर एसिटिलीन गैस बनती है और जो विस्फोट होने के साथ जहरीली होती है, इसलिए आपको इस गन से दूर रहना है। इसमें पीछे से एक लाइटर लगा होता है, वो भी खतरा है। लाइटर दबाने पर ही तेज विस्फोट होता है। दर्शकों, एसिटिलीन से आंखों को नुकसान होता है। ये अपने बच्चों को दिखाइए, ये मस्तिष्क को भी नुकसान पहुंचाती है। कार्बाइड गन को पीवीसी मंकी रिपेलर गन भी कहते हैं दर्शकों, और खेतों से जानवरों को भगाने में इसका इस्तेमाल होता है, विशेष तौर पर बंदरों को। लेकिन अब यह पारंपरिक पटाखों में विकल्प के तौर पर शामिल कर ली गई है। बाजार और ऑनलाइन दोनों जगह पर यह उपलब्ध है और इसकी कीमत 150 से 200 रुपए है। लेकिन दर्शकों, ये गन आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है, इसलिए इस पर सियासत भी हो रही है। सुनिए जरा क्या कहा गया। हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो बड़ा क्लोज वॉच रखे हुए हैं और बेहतर से बेहतर उनकी आंखों को ठीक करने का प्रयास हो रहा है। सभी ऐसे लोग जहां से ये बैरल कार्बाइड गन जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग करके बना के लोगों को दी गई है, उसके कारण लोगों को इतना नुकसान हुआ, उन सब पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो भी कानून में प्रावधान है उसके अंतर्गत की जा रही है। सरकार अब भैंस की तरह सो रही है, बिन बजाती रहती है जनता, फिर भी नहीं जागती है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि सरकार को जो कई विभाग, कई एजेंसियाँ जब चेतावनी देती है तो पहले जागना चाहिए। 2 साल पहले सरकार क्यों नहीं जागी? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार तत्काल समीक्षा करे और हर रिपोर्ट पे, हर विभाग पर नजर होना चाहिए। दर्शकों, अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको सीधे लिए चलता हूं मध्य प्रदेश के बाद बिहार, क्योंकि बिहार में आज पीएम मोदी के चुनावी सभा से शंखनाद हो गया है और बिहार में कहा जा रहा है कर्पूरी पॉलिटिक्स से सब कुछ चित हो जाएगा। लेकिन महागठबंधन क्या कर रहा है वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन आज सबसे पहले पीएम मोदी पहुंचे। जननायक कर्पूरी ठाकुर पर सबसे पहले उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, माल्यार्पण किया, श्रद्धांजलि दी और कर्पूरी ठाकुर के गांव पहुंचे। दर्शक उनके ग्राम पहुंचे और यहां से उस यात्रा की शुरुआत की है। लेकिन आपको दिखाता हूं आज दर्शकों, प्रधानमंत्री जब पहुंचे समस्तीपुर तो आप देखिए मंच पर उनका स्वागत किया गया। सुनिए जरा कैसे आज भारत का विकास जिंदाबाद। दर्शकों मैं आपको बताता हूं मंच पर कौन कौन मौजूद। देखिए फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को, कौन कौन मौजूद। ये शक्ति प्रदर्शन है एनडीए का। आप देखिए नित्यानंद राय इसमें है, जीतन राम मांझी हैं, नीतीश कुमार हैं, चिराग पासवान हैं, उपेंद्र कुशवाहा और इतना ही नहीं दर्शक, जेडीयू के तमाम बड़े नेता जो केंद्र में साथी हैं वो भी यहां पर मौजूद। यानी ये एक मंच पर एनडीए का शक्ति प्रदर्शन आज था। लेकिन इसी बीच दर्शक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से बात की और कहा लाइट इतनी है तो लालटेन की क्या जरूरत। सुनिए जरा पीएम ने जनता से क्या बात की। अच्छा, जिनके पास मोबाइल है वो जरा अपनी लाइट जलाएं। जिसके पास मोबाइल है, अच्छा आपका लाइट जल रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब इतनी लाइट है, हर एक के हाथ में लाइट है, तो लालटेन चाहिए क्या? फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार सुशासन सरकार जंगल राज वालों को दूर रखेगा बिहार। आगाज अच्छा हो तो अंजाम भी अच्छा होता है। शायद इसी मकसद से मोदी ने कर्पूरी ग्राम से कैंपेन की शुरुआत की। अपने पहले ही कैंपेन में उन्होंने जंगल राज, भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर सीधा हमला बोल दिया। आरजेडी के शासन में यहाँ रंगदारी, हत्या, फिरौती, अपहरण एक उद्योग के रूप में फले फूले। आरजेडी के जंगल राज ने बिहार की कई पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया। चुनाव के ऐलान के बाद बिहार में पीएम मोदी की आज पहली सभा थी। मोदी ने इसके लिए समस्तीपुर की उस धरती को चुना जिसे पिछड़ों के मसीहा की धरती कहा जाता है। जननायक कर्पूरी ठाकुर की इस धरती से उन्होंने विपक्ष पर हमला बोला और जनता तक संदेश पहुंचाया। ये उनका ही आशीर्वाद है। हम जैसे पिछड़े
और गरीब परिवारों से निकले लोग इस मंच पर खड़े हैं। तो सवाल ये कि क्या मोदी ने अपनी पहली रैली में छक्का लगा दिया है? ऐसा इसलिए क्योंकि नीतीश अगले सीएम होंगे या नहीं, इस पर भी विराम लगा दिया है। नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए जीत के अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। बिहार एनडीए को अब तक का सबसे बड़ा जनादेश देगा। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत का दावा किया, लेकिन आज जंगल राज और परिवारवाद पर भी जबरदस्त हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज समस्तीपुर में चुनावी कैंपेन की शुरुआत कर दी है। बिहार में आज पहली चुनावी रैली में उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। दर्शकों, समस्तीपुर की रैली में उन्होंने 17 बार जंगल राज का जिक्र किया है और आरजेडी शासन में हत्या, अपहरण और लूट का खुलकर जिक्र किया। महिलाओं, युवा, पिछड़े जंगल राज के बड़े भुक्तभोगी हैं, ये कहा। महागठबंधन को लठबंधन बताया और आगे के लिए आगाह किया जनता को। महागठबंधन के अंदरूनी झगड़े को नए अंदाज में लोगों के सामने रखा। इन्हें अटक दल, लटक दल, भटक दल, झटक दल और पटक दल बता दिया। मतलब सत्ता की खातिर उनके महागठबंधन की लड़ाई पर अटैक किया और आरजेडी और कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर भी बिना लाग लपेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे हमला किया। दर्शकों, क्योंकि लालू यादव सजायाफ्ता हैं और राहुल जमानत पर हैं, तेजस्वी चार्जशीटेड हैं और मंच से नीतीश कुमार की भी जमकर तारीफ की। कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सुशासन है, उनके नेतृत्व की वजह से ही बिहार समृद्धि की ओर जा रहा है। एनडीए के इस नेतृत्व ने बिहार को जंगल राज से बाहर निकाला है और बिहार कह रहा है फिर एक बार एनडीए सरकार, बिहार में फिर एक बार सुशासन की सरकार। नीतीश बाबू के नेतृत्व में रिकॉर्ड टूटेगा, एनडीए को सबसे बड़ा जनादेश मिलेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जंगल राज पर कैसे हमला बोला, सुनवाता हूं आपको। आरजेडी के जंगल राज ने बिहार की कई पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया। साथियों, आरजेडी के कुशासन से सबसे बड़ी भुक्तभोगी बिहार की मेरी माताएं, बहनें, बिहार की महिलाएं रही। जंगल राज में दलितों के लिए, अति पिछड़ों के लिए पुलिस थाने के दरवाजे बंद थे। न्याय की उम्मीद दम तोड़ देती थी। आरजेडी और कांग्रेस को अपने अपने परिवारों के राजनीतिक भविष्य की ही चिंता है। इसलिए वो आज बिहार के नौजवानों के सामने झूठ के नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। ये लठबंधन वाले जिन लोगों को चुनाव लड़वा रहे हैं, उससे साफ हो जाता है कि ये पुराने दिन वापस लाना चाहते हैं। अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं, बिहार में छठ महापर्व की तैयारी की जा रही है और आज चुनावी मंच पर भी छठ व्रतिया पहुंचे, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूप भेंट किया, जिसका छठ महापर्व में उपयोग किया जाता है। लेकिन इसी दौरान दर्शकों, हमने महिलाओं से बात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सूप पाकर क्या कहना है महिलाओं का, सुनवाते हैं आप। मोदी जी के सुन ले लिए? हाँ, सुन लिए। की केहन लगल मोदी जी के पास? बहुत सुंदर है। बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा। हम लोग का बहुत बदल दिया। अब क्या चाहिए? जीना मुश्किल था, अब लोग खुलेआम निकलते हैं। वो जो जंगल राज बोले हैं, तो आपको लगता है कि वही दौर? मेरा बहुत आगे बढ़ गया पढ़ लिख के, उन्हीं के बदौलत ना। हमको मोदी जी पर पूरा भरोसा है। मोदी जी पर भरोसा है? बहुत पूरा भरोसा है। मेरी बेटी का नाम ठीक हो गया। जान मारा छतुन दयालु रे जान रे जान रे सब जीविका दीदी के देलखिन 10,000 रुपया रे जान रे सब जीविका दीदी के देलखिन 10,000 रुपया रे जान, वही 10 रुपया से भी जाना सब। देखा
महिलाएं बता रही हैं जीविका दीदियों को क्या मिल रहा है। लेकिन आज इस बीच ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इसकी बिहार में चर्चा है। और क्यों चर्चा है पहले आप इसे सुनिए फिर बताता हूं। सटा के उठा ले बौघारा से रे भैया के आवे सत्ता के दुनाली दिवाली हम मनई बोली के छाड़ा से रे लेके दुनाली दिवाली हम मनई बोली के छाड़ा से रे भैया के आवे दे सत्ता रे कट्टा सटा के उठा ले बौघारा से रे भैया के देखिए दर्शकों, ये गाना है जिसमें कहा गया है कि हम बंदूक से सटाएंगे माथे पे और आपको घर से उठा लेंगे। इसमें जंगल राज की बात कही गई है। ये भारतीय जनता पार्टी का कहना है। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से एक बार फिर जंगल राज की आहट का जिक्र किया है। सुनिए जरा उन्होंने बिहार की जनता से क्या कहा। मैं आज आपको आरजेडी और कांग्रेस वालों की बदनीयत से भी सावधान करूंगा। जमीन पर इनके प्रचार को सुनिए तो जंगल राज ही याद आएगा। अभी से आरजेडी कांग्रेस के लोग छर्रा, कट्टा, दूनाली और घर से उठा लेने की धमकी देने लग गए हैं। इनका प्रचार इन्हीं दोनों पर चल रहा है। इसलिए बिहार के लोगों को सावधान रहना है, सतर्क रहना है। इस चुनाव में भी जंगल राज वालों का डिब्बा गोल करना जरूरी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कट्टा दुनाली की बात की और ऐसे ही प्रचार किया जा रहा है। लेकिन इस पर बिहार का सियासी पारा गर्मा गया है। सुनवाता हूं आपको। शहाबुद्दीन का खौफ, अत्याचार, हत्याएं, ये सारा सिवान ने सहा है। इसी शहाबुद्दीन के बेटे को रघुनाथपुर से फिर से एक बार लालू ने खुद टिकट देने का काम किया है। मगर मैं सिवान वालों को कहने आया हूं, अब नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का राज है। 100 शहाबुद्दीन आ जाए, किसी का बाल बांका नहीं हो सकता। आप जानते हैं 2 बार गलती हुआ था। हम लोगों के पटिया में भी 2 बार 1.5 महीना के लिए उसको ला। हमने तो देखा सब गड़बड़ है, उसको हटा दिया और कहा जहां से हम लोगों का शुरू हुआ वही रहेगा, कभी बाएं दाएं इधर नहीं होगा। भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर ये लोग दोबारा आ जाएंगे तो दिन भर पेपर लीक होता रहेगा, मनोबल बढ़ जाएगा। अभी जितना भ्रष्टाचार हो बना है तो ये कि और भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा अगर ये लोग आ जाएंगे तो। ये सिर्फ अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई महागठबंधन के घटक दल लड़ रहे हैं। अरे जो लोग अभी तक चुनाव प्रचार में नहीं निकले, ये लोग बिहारियों की चिंता करेंगे। अब दर्शकों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले जिक्र करते हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर का, जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। और मोदी सरकार ने 2024 में कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मान दिया है, जो उनके परिवार वालों ने लिया। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, कर्पूरी ठाकुर विशेष तौर पर उनकी सादगी के लिए जाने जाते। देख रहे हैं आप ये झोपड़ी, आप देखिए उनके परिवार वालों के साथ बातचीत की और इसी झोपड़ी में कर्पूरी ठाकुर रहा करते थे। आप सोचिए, यहां से रहकर वो पिछड़ों के सबसे बड़े मसीहा बने, इसलिए आज पीएम ने उनका जिक्र किया है। अगली तस्वीर दिखाइए। कर्पूरी ठाकुर के परिवार वालों से भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है और उनसे जाना, हालचाल जाना, वो कैसे हैं, कैसे लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और भारत रत्न भी मोदी सरकार ने ही दिया है, इस बात का जिक्र भी किया।
लेकिन दर्शकों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार में पहुंचे तो विशेष तौर पर महिलाएं पहुंची हुई थी जो फोक नृत्य करती हैं, यानी बिहार का जो फोक डांस है वो करती है। उनसे भी प्रधानमंत्री ने फुल फ्रेम दिखाई, मुलाकात की और साथ में फोटो भी खिंचवाई। अब दर्शकों, मैंने जंगल राज भ्रष्टाचार की खबर तो आपको दिखा दी, लेकिन कर्पूरी ठाकुर क्यों जननायक कहे गए और क्यों पीएम मोदी कर्पूरी ग्राम पहुंचे, समझाता हूं। क्योंकि बिहार में मोदी ने जंगल राज पर तो हमला बोला ही, भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर भी सीधा अटैक किया। इसके लिए उन्होंने कर्पूरी ठाकुर की धरती को चुना। बड़ी बात क्या, कैंपेन की शुरुआत कर्पूरी ठाकुर की जन्मस्थली से की। कर्पूरी ठाकुर बिहार में पिछड़ों के सबसे बड़े जननेता थे। नाई समाज से वो आते थे जो बाल काटने का काम करता है। दर्शकों, कर्पूरी ठाकुर स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक, समाज सुधारक थे। दलित, शोषित, वंचित वर्ग के उत्थान के लिए प्रयत्नशील रहे। कर्पूरी ठाकुर 1970 और 1977 में 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने और जनता में काफी लोकप्रिय थे, इसलिए उन्हें जननायक कहा गया। वो लालू, नीतीश और रामविलास पासवान के सियासी गुरु रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार ने उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया है। कर्पूरी ठाकुर के बड़े बेटे रामनाथ ठाकुर मोदी सरकार में मंत्री हैं और कर्पूरी ग्राम से कैंपेन की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया, ओबीसी ईबीसी की लड़ाई में पीएम का यह मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, क्योंकि बिहार में 50% से ज्यादा पिछड़े और अति पिछड़े वोटर हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां से शुरुआत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनवाता हूं आपको। ये उनका ही आशीर्वाद है कि आज हम, मेरे जैसे यहां बैठे हुए, चाहे नीतीश जी हो, रामनाथ जी हो, हम जैसे पिछड़े और गरीब परिवारों से निकले लोग इस मंच पर खड़े हैं। आजाद भारत के सामाजिक न्याय लाने में, गरीब और वंचितों को नए अवसरों से जोड़ने में भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की भूमिका बहुत बड़ी रही है। अब दर्शकों, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समस्तीपुर से हुंकार भरी, एक बार फिर से विपक्ष दावा है कि नॉर्मल एसी को एसी में मॉडिफाइड किया गया था और इसी वजह से सेंट्रल एसी में शॉर्ट सर्किट हुआ। पैसों के लेन देन का सिंगल चेचिस बस को डबल और स्लीपर में मॉडिफाइड किया गया दर्शकों, और बॉडी के लिए कई नियमों का पालन करना होता है, जिसमें सीटों की संख्या और साइज अहम होते हैं। 3 जांच एजेंसियों से अप्रूवल भी लेना होता है। आमतौर पर 13 मीटर बस का साइज अप्रूव किया जाता है, फिर उसे 15 मीटर तक डिजाइन कर देते हैं। आप सोचिए, यानी सिंगल चेचिस में डबल का काम कराया जाता है और इसी वजह से ज्यादातर बसों में हादसे होते हैं। इसलिए दर्शकों, ऑटो एक्सपर्ट से भी आज हमने बात की, वो क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए। तो गाड़ियों जो एक्सीडेंट्स के अंदर लोगों की जान जा रही है, दिस इज नॉट द रीजन ओनली ऑफ एक्सीडेंट। ये जो हमारी बसेज हैं, इनकी जो सेफ्टी देखी जाती है, ये ऑथोरिटीज जो है, दे आर नॉट कॉम्पिटेंट एंड दे आर सो करप्ट कि ये सब पैसे देके लोगों को परमिट दे देते हैं। जो सिंगल सीटर बसेज होती है उनको डबल डेकर की परमिशन मिल जाती है। ये बसेज जो आजकल के लेटेस्ट आ गई हैं, जिसके अंदर वॉल्वो भी हैं, इनके अंदर सिर्फ एक दरवाजा होता है जिससे कि 40-50 लोग अंदर आ जाए और 40-50 लोग उसमें सही उतरते हैं, और खुदा न खास्ता उसके अंदर कोई, तो एक दरवाजा जिससे 40 लोग जाते हैं, लेकिन वही मौत का दरवाजा बन गया। बहरहाल, खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज की एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और आज पुतिन का ट्रंप को खुला चैलेंज सामने आया है। दोनों में जबरदस्त फाइट चल रही है दर्शकों। तस्वीर आपको दिखाता हूं, कैसे तेल कंपनियों पर अमेरिका ने बैन लगाया है और उसके बाद रूस और अमेरिका में ठन गई है। सैंक्शंस के बाद क्या हो रहा है, दिखाइए तस्वीर अगली। ये आप देखिए, टॉम हॉक मिसाइल जो दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन को मिल सकती है, लेकिन इससे पहले पुतिन ने कह दिया कि अगर
अमेरिका की तरफ से टॉम हॉक मिसाइल दी गई और उससे हमला हुआ तो फिर गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अगली तस्वीर दिखाइए। यहाँ रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए। खैर 100 में हमले किए गए। ये वही जगह है जहां पर जब युद्ध शुरू हुआ था तो सबसे पहले बम बरसाए गए थे और अब एक बार फिर बम वर्षा की जा रही है। लेकिन दर्शकों, आपको बताता हूं, लगातार अटैक बढ़ते जा रहे हैं। क्या इसका सीधा मतलब यह है कि पुतिन खुला चैलेंज दे रहे हैं? रूस का भी यूक्रेन पर अटैक सामने आया है और देख रहे हैं आप, जान बचाने के लिए लोग बाहर भाग रहे हैं, शेल्टर्स में जा रहे हैं। लेकिन दर्शकों, क्या पुतिन ने चैलेंज किया है डोनाल्ड ट्रंप और क्या एक बार फिर से पुतिन और ट्रंप में ठन गई है? आइए जरा आपको विस्तार से समझाते हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका को चेतावनी दे दी है, अगर हम पर अमेरिकी टॉम हॉक मिसाइल से हमला हुआ तो हम चौंकाने वाला और विध्वंसकारी जवाब देंगे। खबर है कि अमेरिका यूक्रेन को टॉम हॉक मिसाइल दे सकता है और यह लंबी दूरी की अमेरिकी क्रूज मिसाइल है। दर्शकों, आपको जानकारी दे दें, 1500 से 2500 किलोमीटर तक टारगेट को ध्वस्त करती है। इस मिसाइल से यूक्रेन रूस को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है और ट्रंप ने यूक्रेन को मिसाइल देने की मंजूरी नहीं दी है। लेकिन पुतिन के साथ हंगरी वाली मीटिंग कैंसिल होने के बाद यूक्रेन अमेरिका पर टॉम हॉक मिसाइल के लिए दबाव बना रहा है और ट्रंप ने 2 रूसी तेल कंपनियों पर बैन लगा दिया है। इसको लेकर भी पुतिन ने नाराजगी जाहिर की है। पुतिन ने कहा, बैन से रूस अमेरिका के संबंध खराब होंगे। अमेरिकी प्रतिबंध से रूसी तेल की सप्लाई कम होगी, जिससे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ जाएंगी, जिसका पूरी दुनिया पर असर होगा। दर्शकों, और पुतिन ने टकराव के बजाय बातचीत पर जोर दिया है। कहा, टकराव या विवाद में बातचीत हमेशा बेहतर होती है। हमने हमेशा बातचीत जारी रखने का समर्थन किया है। लेकिन पुतिन ने आज क्या संदेश दिया है वो आपको सुनवाता हूं। रूसी कंपनियों पर बैन गैर जरूरी कार्रवाई है। इससे रूसी अमेरिकी संबंध मजबूती नहीं होंगे। अमेरिकी प्रशासन की ऐसी कार्रवाई निश्चित रूप से रूस अमेरिका संबंधों को नुकसान पहुंचाती है। रूसी कंपनियों पर बैन हमारे लिए गंभीर है। इसका कुछ असर भी होगी, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। यह रूस पर दबाव बनाने की कोशिश है, लेकिन कोई भी स्वाभिमानी देश दबाव में फैसला नहीं लेता है। टॉम हॉक मिसाइल देने से तनाव बढ़ेगा। अगर रूसी क्षेत्र पर इस हथियार से हमला किया जाता है तो प्रतिक्रिया बहुत गंभीर होगी, चौंकाने वाली नहीं। उन्हें इस बारे में सोचने दीजिए। अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं कि भारत लगातार अमेरिका और रूस के बयानों पर नजर बना रहा है। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि लगातार ट्रेड डील पर बातचीत हो रही है, लेकिन अभी तक सहमति नहीं बनी। लेकिन भारत ने कहा, हम अपने हितों को ध्यान में रखेंगे और फैसला लेंगे। अगली तस्वीर दिखाइए। आज पीयूष गोयल ने, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने साफ कर दिया है कि किसी भी तरह के दबाव में कोई डील नहीं हो। और इसलिए आज मैं आपको बता रहा हूं कि भारत के लिए ये क्यों महत्वपूर्ण है पुतिन यानी रूस और अमेरिका के बीच की जंग। ट्रेड डील पर भारत ने अमेरिका को आज जवाब दे दिया है। भारत सिर पर बंदूक रखकर डील नहीं करता है, ये पीयूष गोयल ने कहा। जर्मनी में एक कार्यक्रम के दौरान पीयूष गोयल ने कहा है, किसी भी ट्रेड डील को लॉन्ग टर्म नजरिए से देखा जाना चाहिए। भारत कभी भी जल्दबाजी में या आवेश में आकर फैसला नहीं करता। ट्रेड डील केवल टैरिफ या सामान पहुंचाने के बारे में नहीं है, ये 2 देशों के बीच भरोसे और रिश्ते के बारे में है। भारत हमेशा राष्ट्रीय हित के आधार पर फैसला करता है और अगर कोई कहे आप यूरोपीय संघ के दोस्त नहीं रह सकते या केन्या के साथ काम नहीं कर सकते तो यह मंजूर नहीं होगा। पीयूष गोयल ने अमेरिका को आईना भी दिखाया और कहा, जर्मनी तेल पर अमेरिका से बैन लगाने की छूट मांग रहा है। ब्रिटेन ने पहले ही अमेरिका से तेल खरीदने की छूट ले ली है, तो फिर सिर्फ भारत पर ही क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं। ट्रेड डील पर अमेरिका के साथ अच्छी बातचीत चल रही है, हम एक फेयर और बेहतरीन डील कर लेंगे, ये उन्होंने साफ कर दिया है। और पीयूष गोयल ने क्या कहा है, सुनिए जरा। भारत जल्दबाजी में सौदे और सिर पर बंदूक रखकर डील नहीं करता है। भारत यूरोपीय संघ और अमेरिका समेत देशों और क्षेत्रों के साथ ट्रेड डील पर बातचीत कर रहा है। किसी भी ट्रेड डील को लॉन्ग टर्म नजरिए से देखा जाना चाहिए। भारत कभी भी जल्दबाजी में या किसी आवेश में आकर फैसला नहीं करता है। यह सिर्फ टैरिफ या सामान और सर्विस तक पहुंचने के बारे में नहीं है, यह भरोसे और रिश्ते के बारे में भी है। लंबे समय के लिए ट्रेड डील सिर्फ टैरिफ से कहीं ज़्यादा होती है
और हम सिर्फ आज के मुद्दों और टैरिफ पर ध्यान दे रहे हैं। और दर्शकों आगे बढ़ेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा था दिवाली पर देशवासियों से कि आपको भाषा के विवाद में नहीं पड़ना, लेकिन दर्शकों भाषा का विवाद खत्म ही नहीं हो रहा है। मराठी बोलो या मुंबई छोड़ दो, यह कहा जा रहा है। और अब यह बात कहां पर हो रही है दिखाता हूं मैं। आप सोचिए, आप फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं और वहां पर भी ये बात होने लगी। आसमान तो किसी का नहीं है, किसी राज्य का नहीं है, लेकिन देखिए कैसी वहां पर बहसबाजी हुई। आप सुनिए जरा। I don't speak Marathi. You English? I will not. You are telling me that I need to speak in Marathi. Yes. You want to do that? Please do that. What's your name? Whatever my name is. You are telling me that I need to speak in Marathi. Yes. You want to do that? Please do that. What's your name? Whatever my name is. What's your name? You're going to Mumbai. You should know Marathi first of all. No, I don't speak Marathi. You English? I will not. ऐसे बदतमीजी क्यों कर रही हैं? बोल रही हैं मराठी बोल। What is this? What is this? वो बोल रही हैं बदतमीजी नहीं। ये देखिए, बोल रही हैं मुंबई उतरिए, आपको बदतमीजी दिखाते हैं। ये क्या तरीका होता है? बदतमीजी क्या होती है? ये क्या तरीका होता है? मला मराठी माहिती नहीं ना तुम्ही। अब दर्शकों दावा किया जा रहा है कि महिला हंडे कंपनी में काम करती है, जो उसकी शर्ट पर लिखा हुआ है, और जिस लड़के से बात हो रही है वो यूट्यूबर है दर्शक। उसकी भी जानकारी मैं आपको देता हूं। ये है वो लड़का जो बताया जा रहा है पेशे से यूट्यूबर है, यूट्यूब पर वीडियो बनाता है। और पीड़ित लड़के ने कहा कि उसके साथ बहुत देर तक बहसबाजी की गई है। लेकिन अब मैं आपको एक I need to speak in Marathi. Yes. You want to do that? Please do that. What's your name? Whatever my name is. What's your name? You're going to Mumbai. You should know Marathi. बदतमीजी क्यों कर रही हैं? बोल रही हैं मराठी बोल। What is this? Clear. हिंदी में बात। अब मैं दर्शकों आपको दिखाता हूँ एक और विवाद। ये आप देख रहे हैं, कितने सालों ये फैंसी ड्रेस भाई साहब करके आए हैं, कोई काम कर रहे हैं, और ये गार्ड से बोल रहे हैं कि आपको मराठी बोलनी चाहिए। इन दोनों के बीच में क्या विवाद हो रहा है सुनिए जरा। मैं तेरे को मान दिया ना हिंदी में बात, मैं तेरे को मान दिया ना हिंदी में बात करके, तो मेरे को तू सम्मान देना चाहिए ना महाराष्ट्र में मराठी बोल के। कितने साल हो गए तेरे को जॉब करके यहाँ पे? 2 साल। कितने साल हो गए? 2 साल हो गए। हाँ, मराठी क्यों नहीं सीखा? मराठी कहा नहीं है तुला? मैं तेरे को मान दिया ना हिंदी में बात करके, तो मेरे को तू सम्मान देना चाहिए ना महाराष्ट्र में मराठी बोल के। कितने साल हो गए तेरे को जॉब करके यहाँ पे? 2 साल। कितने साल हो गए? 2 साल हो गए। हाँ, मराठी क्यों नहीं सीखा? मराठी कहा नहीं है तुला? देखा दर्शकों आप, यानी मराठी को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। कभी थप्पड़ बरसाए जाते हैं और अब तो यह विवाद फ्लाइट तक पहुंच गया है। मराठी बोलने को लेकर यह विवाद हुआ है दर्शकों, जो अब तक रुक नहीं रहा है। यह विवाद आसमान में पर चला गया है। एयर इंडिया की फ्लाइट में युवक और महिला दोनों उलझ गए। यह फ्लाइट संख्या है AI 676। उसी का वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये कलकत्ता से मुंबई फ्लाइट जा रही थी दर्शकों, और युवक से महिला मराठी में बोलने को कह रही है। युवक कहता है कि उसे मराठी नहीं आती है, तो महिला उसे मुंबई नहीं जाने को कहती है कि आप मुंबई मत जाइए। महिला उसे कहती है कि मैं मुंबई में देख लूंगी तुम्हें, ऐसी धमकी देती है। अब दावा यह किया जा रहा है दर्शकों कि महिला हंडे कंपनी के कर्मचारी है, और महिला के कपड़े पर भी कंपनी का नाम लिखा हुआ है, देखिए शर्ट पर। और पीड़ित यात्री यूट्यूबर है, दावा किया जा रहा है। उसी ने ये पूरा वीडियो बनाया है और फिर इसे शेयर किया है। अब हंडे कंपनी से कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। एक फोटो शूट इवेंट में एक गार्ड को धमकाने की भी खबर सामने आई। मराठी वेशभूषा वाला शख्स मराठी बोलने के लिए धमका रहा है। यानी भाषा पर लगातार विवाद चल रहा है, लेकिन पीएम ने जैसा कहा भाषा पर विवाद नहीं होना चाहिए। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आज के सूत्र की। आज का सूत्र हमने आचार्य चाणक्य से लिया है। उन्होंने अपनी नीतियों से सफलता के कई सूत्र बताए। चाणक्य कहते हैं, अगर आपको लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसे पाने के लिए पूरी ताकत लगा देनी चाहिए, ठीक उसी तरह जैसे शेर अपना शिकार करता है। इतना ही नहीं, कभी आपको भय लगे तो भय को अपने पास नहीं आने देना है, मुश्किलों का डटकर सामना करना है, और ऐसा करने से आपको लक्ष्य की प्राप्ति जरूर होगी। इसका सीधा मतलब ये कि रुकना नहीं है, चलते रहना है। बहरहाल भारत की बात है। मैं इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH